हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त है एकदम। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की वैद्युत फ्लक्स या क्षेत्रीय सदिश और घन कोण की बात की थी। ठीक है, 3 टॉपिक्स की हमने बात की थी और आई होप आपने वो तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय, या आप इसको बोल दीजिए गाउस की प्रमेय। ठीक है, तो गाउस की प्रमेय पढ़ने से पहले मैं आपको इसके अनुप्रयोग बता देती हूँ। इसका मैंने जिक्र कल भी किया था। ठीक है, देखिएगा मैंने कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था आवेशों का सतत वितरण। उस आवेशों के सतत वितरण में मैंने आपसे बोला था आवेशों का सतत वितरण 3 तरह से होता है। रेखीय आवेश वितरण, ऐसा क्या था, रेखीय आवेश वितरण या आवेशों का रेखीय विस्तार। एक पढ़ा था हमने आवेशों का क्षेत्रीय वितरण, दूसरा हमने पढ़ा था आयतन वितरण। ऐसा पढ़ा था कुछ, आयतन वितरण ये बोलिए या किसी ठोस गोला बोल दीजिए। ठोस तो हमारे आयतन तो हमारे ठोसों के होते हैं, त्रिविमीय आकृतियों के, है ना। ठीक है, तो बच्चों जहां पर भी हमारा आवेशों का सतत वितरण होता है, जैसे कि रेखीय आवेश वितरण, है ना, रेखीय आवेश वितरण, उनके कारण रेखीय आवेश वितरण के कारण कितना हमारा क्या जनरेट हो रहा है, विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, उसके बारे में हमें कौन बताता है, वो बताता है हमें गॉस की प्रमेय। हम गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी रेखीय आवेश वितरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? या फिर देखिए, रेखीय आवेश के कारण, या फिर आप एक क्षेत्रीय आवेश की बात करें तो एक पतली सी शीट है हमारे पास कागज की, उसमें कुछ आवेश है और उस पतली शीट के कारण क्षेत्रीय है, क्यों? क्योंकि द्विविमीय है ना। तो इस क्षेत्रीय आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, हम इसकी भी तीव्रता किससे करेंगे, क्या गॉस की प्रमेय से करेंगे। और कैसे करेंगे, तो भाई पहले हम प्रमेय तो पढ़ लें, है ना। प्रमेय पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके फिर उसके बाद ये वाली जब हमारी वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम एक एक करके इसके एप्लीकेशन का वीडियो लेक्चर बनाते रहेंगे। आप एक एक करके मजे से प्यार से देखते रहिएगा और प्रिपेयर करते रहिएगा हाथों हाथ। ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम पे ये आपके ऊपर लोड ना बने। यस, जल्दी से अपनी कॉपी में टॉपिक डालेंगे गॉस की प्रमेय। देखिए, गॉस की प्रमेय से समझ में आ रहा है कि गॉस ये किसने दी थी, हमारे एक ऐसा साइंटिस्ट होगा भाई जिसके नाम के पीछे या आगे गॉस लगता हो, है ना। मजा आ रहा है? ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे एक थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस, या गाउस बोलते हैं, गाउस। ठीक है, वैसे तो गॉस बोलना सही लगता है, इंग्लिश में ये GAUSS करके होता है ना, गॉस। ठीक है, तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस, इन्होंने बताया था हमें क्या, इन्होंने ही हमें गॉस की प्रमेय का क्या डेरिवेशन किया, इसी को प्रूफ किया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रमेय के अनुसार पहले इसका कथन लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, फिर उसको सिद्ध भी करके दिखाएंगे कि कैसे आया हमारा जो वो बोल रहा है वो सत्य है या नहीं है। देखिए, तब लिख सकते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार, है ना। लिखने का तो बहुत शौक है आप लोगों को, तो पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, गॉस की प्रमेय हमेशा वही अप्लाई होती है जहां पर भी एक बंद पृष्ठ हो, एक ऐसा पृष्ठ हो जो एक जगह से भी थोड़ा सा भी छिद्र ना हो, खुला ना हो, है ना। पता लग रहा है एक कमरा है हमारे पास, बंद कमरा है, लेकिन उसमें एक छोटा सा रोशनदान भी नहीं होना चाहिए। रोशनदान तो चलो बड़ी बात हो गई, एक छिद्र नहीं होता जहाँ से अंधेरे में फिर एक ऐसे करके लाइट आती है, फिर आप देखते हो कूड़े को, अरे वाह, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक छेद भी नहीं होना चाहिए, तो वहां पर गॉस की प्रमेय हमारी लागू नहीं होगी। तो गॉस की प्रमेय के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक बंद पृष्ठ, बिल्कुल बंद, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, एक बंद पृष्ठ होगी, उस बंद पृष्ठ से ही हमने के द्वारा ही हम क्या निकालेंगे बच्चों, गॉस की प्रमेय का निगमन करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है और उस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, कोई आवेश रखा है, बिंदु आवेश कहिए या फिर आवेशों का समूह कहिए, जरूरी नहीं है कि एक ही आवेश हो। ठीक है, जैसे कि हमने, हो सकता है हमारे पास एक द्विध्रुव रखा हो, द्विध्रुव बोले तो -Q + Q, इसके कारण भी देख लेंगे, लेकिन सतह हमारी बंद होनी चाहिए,
आई बात समझ में? ठीक है, तो कोई भी आवेश हो इसका टोटल आवेश लिया जाए। अगर बहुत सारे आवेश हैं तो उनका भी एक क्या लेंगे, परिणामी लेंगे, और उस आवेश के कारण हमने क्या करना है, ये बंद पृष्ठ का हमने फिर एक वो देखना है, स्टडी करनी है, अध्ययन करना है। तो मान लो परिणामी कहिए या फिर बिंदु आवेश कहिए, हमारे पास क्यू है किसी बंद पृष्ठ के अंदर, ये कहिए या यानी आप बंद सरफेस लेंगे बस, चाहे आप गोला लेंगे, आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो वो कहता है, हमारी कहती है किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हो। ठीक है, अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश रखा है तो उस आवेश के कारण, ठीक है, उस आवेश के कारण इस पृष्ठ से गुजरने वाली कौन, आप अभिलंबवत बल रेखाएं बोल दीजिए, या फिर क्या बोल देंगे, अभिलंबवत बल रेखा को तो बच्चों हमने क्या बोला था, फ्लक्स बोला था, हमने बोला था नहीं बोला था। तो कहता है कि किसी बंद पृष्ठ जिसके अंदर एक आवेश रखा हो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, उस आवेश का मतलब गुणा, पता है ना, बचपन में बोर्ड मास रूल पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, क्यू का 2 का 3 है ना, 3/7, तो हम 2 गुणा ऐसा करते थे, कुछ नहीं करते। ठीक है, तो वो कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/1/ε0 गुना होता है, आवेश का इतना गुना। आप अगर 3 गुना होता है, हम कहते हैं आवेश का 3 गुना, आवेश का 4 गुना, आवेश का 5 गुना, मतलब 5Q। नहीं समझ रहे हो? आवेश का 6 गुना कोई बोलेगा तो आप लिखेंगे 6Q। तो अभी बोल रहा है आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना, तो हम इसमें Q × 1/ε बोल देंगे, या बड़े प्यार से इसको ऐसे दर्शा सकते हैं आप, है ना, Q बन जाए Q अपॉन इतना। तो ये है हमारी गॉस की प्रमेय। मेरी बात समझ में आई? तो जल्दी से इसका क्या करेंगे, इसको नोट कीजिए आप, यदि, ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात, जल्दी लिखेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है, अर्थात क्या, अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है उसके अंदर आवेश क्यू है, जरूरी नहीं है केंद्र पर हो, उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, बस उसके अंदर होना चाहिए, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर केंद्र पर हो, उससे मतलब नहीं। ठीक है, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश क्यू रखा है तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल, हाँ अभी d5 भी होता है, अभी एक करते हैं बात उसकी। ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। ये क्या हमारा गॉस की प्रमेय है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप, जल्दी से। अब सुनिए मेरी बात, क्योंकि देखिए बच्चों, हम क्या करते थे, पूरा का पूरा तो हम देखते नहीं थे, है ना, तो हम बहुत दिन से बात करते आ रहे हैं क्या, कि किसी बंद पृष्ठ में को हमने कुल नहीं लेना है, कुल हम सीधे सीधे नहीं निकाल सकते, हमने क्या करना है, टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस पहले टुकड़े का हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला, वो आ गया d5, दूसरे टुकड़े का निकाला, वो भी आ गया d5, फिर तीसरे का निकाला, वो भी d5, ऐसे करते करते बहुत सारे d5 हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ऐड करने से बोले तो हम बोल सकते हैं उसको समाकलन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? समाकलन कर दिया। तो देखिए क्या करना है, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हमारा किसी एक लघु खंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d5 हो, है ना, तो लिखेंगे जल्दी से, यदि बंद पृष्ठ के, हाँ जी, बंद पृष्ठ के लघु खंड, अभी सिद्ध नहीं कर रहे हैं, अभी सिद्ध करना बाकी है मेरे दोस्त, लघु खंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लघु वैद्युत फ्लक्स d5 हो, तो कैसे करते थे बताओ, d5 हमने कुछ देखो परिभाषा निकाली थी इसकी, देख के आएंगे जल्दी से, पहले वाले लेक्चर में d5 कितना होता था। d5 तो हमने ऐसा लिखा था कुछ,
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, है ना, लघु खंड का क्षेत्रफल डी एस था, नहीं था, बताइए, डी एस से, है ना, वेक्टर ई डॉट डी एस। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है संपूर्ण पृष्ठ से, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा ये होता है ना, फाई इक्वल टू, तो कुछ ऐसा होता है, डी फाई का समाकलन कर देते हैं हम। देखिए आप लोगों ने कथन को नोट कर दिया है, वो हम इसको मिटा रहे हैं जल्दी से। फाई बराबर है हमारा डी फाई का समाकलन जी। अब क्या करना है, इस डी फाई की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी, डी फाई कितनी है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ऐसा कुछ है। और फाई का मान हमने क्या करना है, जो कथन है हमारा समीकरण इससे रख दें, यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पर देखिएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कर सकते हैं ना, ठीक है, कोर्स कर सकते हैं भाई। देखिएगा तो अर्थात यहाँ अतः लिख दीजिए सीधे, अतः फाई बराबर क्या हो सकता है हमारा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात गॉस की प्रमेय हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये बराबर ये, तीनों बराबर है आपस में। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी, देखो ये तो आपको समझ में आ गया था, समाकलन करने का मतलब जोड़ देना, ठीक है। लेकिन इसके साथ बच्चों अगर हमने एक चीज ये लगा दी तो ये मत सोचना ये फाई है, नहीं, ये लगाने से मतलब फाई से मतलब नहीं है, ये लगाने से मतलब है हमारा क्या करना है, बंद पृष्ठ। देखो ये बंद है, नहीं है, कोई भी जो हमारा सर्कल है देखो बंद है, नहीं है चारों ओर से, तो इसका मतलब है जो हम समाकलन कर रहे हैं वो पूरे बंद पृष्ठ के लिए, ये बंद पृष्ठ के लिए है। ऐसा करने का मतलब है कि ये चीज जो है, जो फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, ये फ्लक्स हमारे बंद पृष्ठ के लिए हमने समाकलन किया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, निगमन करेंगे, ठीक है। यह गॉस की प्रमेय का समाकल रूप है, कौन सा रूप है, समाकल, ये वाला रूप, हाँ, जो हमने वाला डायग्राम बनाया, डायग्राम बोल रही हूँ, ये समीकरण जो हमने लिखा है ये वाला समाकल रूप बोले तो ये, क्योंकि यहाँ पर एक समाकलन का वो है, समाकलन नाम हो रहा है यहाँ पर बंद पृष्ठ के साथ, ठीक है, समाकल रूप है। इसको सिद्ध करते जल्दी से डालेंगे निगमन, जल्दी से डालिए निगमन करके लाना है हमने गॉस की प्रमेय को। प्रूफ लिख लीजिए या निगमन लिख लीजिए, आपकी मर्जी में जो आपको अच्छा लगे। तो देखो निगमन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, माना, वही एजम्पशन बोले तो हमने एक चीज माननी है, एक आवेश है हमारा धनात्मक आवेश प्लस Q, एक धनात्मक आवेश प्लस Q है, और इसको हमने कहाँ पर रखा है, एक गोले के केंद्र पर रख दिया। गोला बोले तो वृत्त मत बोलिएगा भाई, यहाँ पर रख दिया गोले का केंद्र, ठीक है। इस गोले के केंद्र पर मैंने किसको रख दिया, एक धनात्मक आवेश को रख दिया। गोला मतलब एक वृत्त होता है और एक गोला होता है, जैसे कि मैंने आपको कल समझा, ये हमारा गोला है। और अगर आपने चूड़ी पकड़ ली, एक कड़ा पकड़ लिया एक, और उसको आप बनाएंगे, वो भी ऐसे बनेगा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, तो वो क्या है, हमारा वृत्त है, और ये हमारा गोला है। तो हमारा इस टाइप का गोला है, और इस गोले के बीच में अंदर घुस जाना आप, ठीक है। वहां पर हमारा क्या रखा है, एक प्लस आवेश रखा है हमारा, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, इस गोले के उसमें। अब मैंने क्या किया, देखो इस गोले की सतह पर, देखो सतह कहाँ पर है, केंद्र है बीच में, सतह हमारी ये, कहीं पर भी मैंने एक बिंदु ले लिया, ये बिंदु है पिंक में दिख नहीं रहा, ये ग्रीन वाला है, इस ग्रीन में मैंने क्या करा है, एक बिंदु को मान लिया, एक बिंदु रखा है, हमारा नाम है उसका P, बिंदु P है। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी तो मैं कहीं भी बना सकती हूँ, लेकिन इसमें तो अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो आपको तो लगेगा भाई ये अंदर है ना। तो ये क्या है, इसकी सतह है, एक सतह ले ली, और उस सतह पर हमने एक बिंदु P ले लिया, कहीं पर भी ले लेना, ठीक है। आप यहाँ भी ले सकते हैं, आप यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन सतह पे होना चाहिए, बाहर से, इधर में कहीं पर भी, ठीक है। इस सतह पर लिया, तो बच्चों ये बिंदु P कितनी दूर होगा केंद्र से, O हमारा केंद्र है, इस केंद्र से R दूरी पर स्थित होगा हमारा बिंदु P, समझ गए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इस बिंदु के चारों ओर हमने एक लघु खंड मानना है, ठीक है, एक
लघु खंड मानना है। मान लेते हैं ये बिंदु P था हमारा, कहाँ गया, हाँ जी ये बिंदु P है। इस बिंदु के चारों एक छोटा सा खंड मानना है। जैसे कि मैंने ये इतना हिस्सा, ये देखो एक लाइन बनी है, इतना हिस्सा हमने क्या करना है, मान लेना है। ठीक है, एक लघु खंड हमने चारों ओर इसके कंसीडर कर लिया है। लीजिए ये है, थोड़ा सा बड़ा बना मान दिया मैंने इसको, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा अगर हम छोटा सा बने, बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब इसके सापेक्ष हमें देखना है कि इतने खंड से कितना हमारा वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, जब ये निकल जाएगा तो पूरा निकालने के लिए हमने समाकलन कर देना है ना। ठीक है, और इसका जो हमारा क्षेत्रफल है, ये जो लघु खंड है ऐसा बना देना इसको, इसका क्षेत्रफल बच्चों कितना होगा, परिमाण कहते हैं जिसे, वो होगा हमारा ds परिमाण का एक लघु खंड। और इस पर देखिए ये माना था अभी, इस यहाँ पर बिंदु P है, इसके चारों ओर एक लघु खंड, और इस लघु खंड का जो क्षेत्रीय वेक्टर, लघु क्षेत्रीय वेक्टर कैसा होता है, सबको पता है, कल हमने पढ़ा था, इसका लंबवत होता है ना। इस क्षेत्रफल की बाहर की ओर दिशा में लंबवत, क्योंकि लंबवत तो नीचे भी हो सकता है, हमने क्या लेना था, पृष्ठ के बाहर की ओर अभिलंब लेना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ का अभिलंब तो यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर तो मैं बनाऊंगी नहीं, इसको क्या करना है, लीजिए केंद्र से, क्योंकि देखो केंद्र की लाइन खींचेंगे तो केंद्र से होके ही गुजरेगी वो लंब भी, समझे। तो ये किसकी दिशा है, ये है हमारी क्षेत्रीय वेक्टर, लघु क्षेत्रीय वेक्टर की दिशा ds, समझ गए। तो लिख लेंगे आपसे, माना एक बिंदु धनावेश प्लस q एक s क्षेत्रफल की, s पृष्ठीय क्षेत्रफल के गोले से घिरा है तथा गोले से इस प्रकार घिरा है कि इसकी स्थिति, किसकी, प्लस क्यू की स्थिति इसके केंद्र पर है। ठीक है, गोले के केंद्र पर है। ठीक है, माना एक बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है जो केंद्र से r दूरी पर है। r दूरी मतलब उसकी त्रिज्या ही है वो। ठीक है, r दूरी पर है। इस बिंदु P के चारों ओर ये वाला एक लघु क्षेत्रफल खंड ds है, जिस पर लघु क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर, अभिलंबवत बाहर की ओर है, ये ऐसी होगी। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इस बिंदु आवेश प्लस q के कारण बच्चों हमने क्या पढ़ा था, r दूरी पर स्थित एक कुछ दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, याद रखिए, सबसे बहुत स्टार्टिंग का टॉपिक है ये विद्युत क्षेत्र का। क्या करते थे, कोई भी हमारा बिंदु है उससे कुछ दूरी पर, यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर लीजिए, कहीं पर भी हमने क्या लेना था, एक बिंदु था, वहां पर हम क्या निकालते थे, वैद्युत क्षेत्र की गणना करते थे, वो कुछ दूरी देख लेते थे, है ना। तो वो कितना होता था हमारा, =1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, बिंदु आवेश, जो भी बिंदु आवेश है उसका परिमाण अपॉन उससे दूरी का वर्ग। तो बच्चों ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र है, पहले ये देख लेंगे, बाद में हम ये फाई निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, यहाँ पे लिखना, प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r², और इसको समीकरण 1 डाल देंगे। दिशा बता देंगे आप लोग, इसकी दिशा कहाँ की होगी, हाँ जी, दिशा क्या होगी इसकी, दिशा के बारे में हमने बात की थी। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो उसकी दिशा प्लस से दूर, माइनस की ओर, या प्लस से माइनस की ओर, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो बच्चों ये तो अभी प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस से दूर बोले तो यहाँ पर निकाला, तो यहाँ से दूर। ठीक है, ये वाली दिशा है इसकी, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमारा ds है वो तो बाहर की ओर लंबवत है ही, साथ ही साथ प्लस क्यू, इसके जो केंद्र पर हमारा प्लस क्यू आवेश रखा है, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न उसकी दिशा भी यही है। तो दोनों की दिशा हमको क्या दिख रही है, ds वेक्टर और वेक्टर E की दिशा क्या है हमारे बच्चों, सेम है, अर्थात इन दोनों के बीच कोण 0 होगा, वो भी हम लेंगे इसको बाहर की ओर, OP की ओर, ना कि PQ की ओर नहीं, हाँ, OP की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, चलो सही है। अब हमने देखना है
जो लघुखंड ds हमने कंसीडर किया बच्चों, जो हमने मान रखा है, इससे कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो लघुखंड है तो लघु फ्लक्स निकलेगा d5, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो लिखेंगे जल्दी से लघुखंड, जल्दी जल्दी लिखेंगे, लघुखंड ds से गुजरने वाला लघु वैद्युत फ्लक्स, किस दर्शाते हैं हम उसे d5 से, और d5 तो भैया हम ऐसे निकालते थे वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। बच्चों अभी ऐसा मत लिखना q अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि ये चीज हमको लेके आनी, गॉस की प्रमेय हमें लेके आनी, और ये तो हमें परिभाषा पता है ना इसकी तो हमें परिभाषा पता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको खोल देते हैं, क्या होगा इसका मतलब E ds कॉस थीटा, कहाँ से, चूंकि वेक्टर a डॉट दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमारा ए बी कॉस थीटा होता है, जो ए बी कॉस थीटा, ठीक है, जल्दी करिए। और इसका मतलब फाई क्या है, हमारी एक अदिश राशि, देखिए d5 तो इतना है। अब चूंकि अभी जो मैंने बात बोली, वेक्टर ई जो वैद्युत क्षेत्र है वह हमारा जो क्षेत्रफल सदिश है, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों की दिशा समान है, इसलिए है ना, ये चूंकि का साइन है, ये इसलिए का साइन, सबको पता है, हाँ जी सबको पता है। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, 0 डिग्री। जब भी कोई दो सदिश हमारे एक ही दिशा में होता है तो उनके बीच की जो कोण होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। देखिए इसकी दिशा इधर को, इसकी दिशा भी इधर को, है ना, इसकी दिशा भी इधर को हो गई, तो क्या होगा, दोनों के बीच कोई कोण बना नहीं बना। अब देखो दिशा बदल रही है, एक उधर को दिखा रहा है, एक इधर को है ना, तो कुछ कोण है नहीं है इनके बीच में। अब देखिए ये 90 हो गया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बड़ा, फिर 180 हो गया, लेकिन जब एक ही दिशा है बोले तो ये कोई कोण नहीं है, इसका मतलब 0 डिग्री का कोण है, अर्थात थीटा बराबर है हमारा 0 डिग्री। इस बॉल का अब कुछ काम नहीं, अभी तो नहीं है खैर। तो जल्दी से यहाँ पर समीकरण 1 बोले तो 2, समीकरण 2 रखना बच्चों, इसको समीकरण 2 में मान रखने पर किसका, थीटा का, समीकरण 2 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, d5 बराबर E ds cos 0 डिग्री, है ना, E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू cos 0 की वैल्यू बच्चों होती है हमारी 1, ठीक है, cos 0 होता है हमारा 1, यहाँ पर आप 1 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका E ds d5 की वैल्यू निकल। लेकिन मैम हमको d5 नहीं चाहिए, हमको चाहिए इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स जा रहा है, हमें तो टोटल फाई चाहिए, है ना। अब बच्चों जब हमारा d5 आ गया तो क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे d5 का, ठीक है, तो टोटल 5 भी आ जाएगा। लिखेंगे जल्दी से संपूर्ण पृष्ठ, जल्दी से इतना करो बच्चों, पहले इतना कर दो, जल्दी से नोट कर लो इसको, हम भी तब तक पानी पी लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया, ठीक, नोट कर दिया भी। अब क्या करना है, हमने फाई की वैल्यू निकालनी है। लिखिए, देखो लघुखंड का निकाल दिया हमने, लघुखंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बात कर लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, दैट इज कितना होगा, 5, हम दर्शाते हैं उसको 5 से, और 5 तो है हमारा d5 को समाकलित करके। लेकिन कैसे समाकलन, बंद पृष्ठ के अनुदिश समाकलन, ये ऐसा लगाते हैं ना छोटा सा गोला अंडा, किसके, पृष्ठ के समाकलन, ये हमने पृष्ठ के लिए कर रखा है इसलिए s लिख दिया। आयतन के सापेक्ष करेंगे तो v लिख देंगे, एक रेखा के सापेक्ष करेंगे तो l लिख देंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे आप। तो s करते हैं, l वाला भी करेंगे, v वाला भी करेंगे, टेंशन मत लो, आगे इसके अनुप्रयोग में हमने यही करना है। क्या करते हैं, d5 का मान रख दो, d5 का EDS रख देते हैं। तो अभी भी हमने निकाला इसका समीकरण 3 डाल देना बच्चों, समीकरण 3 से d5 का मान रखने पर
जो हमारा अभी आया था ना डी फाई इक्वल टू ई डी एस, कॉस जीरो रखने के बाद आया ई डी एस, तो यहाँ पे रखो आप जल्दी से ई डी एस, ई डी एस। ठीक है, क्या करना है जल्दी से, ई के मान रख देते हैं इसमें, समीकरण 1 से ई का मान रख देते हैं। समीकरण 1 तो ये थी, समीकरण 1 क्या थी हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हाँ जी, एक आ गया हमारा डी एस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आप सबको पता है समाकलन के अंदर हम वही टर्म लेते हैं जो हमारा डी के अंदर होता है। यहाँ पर डी के अंदर एस है, तो इसका मतलब ये तो एस लेंगे, और इसके अंदर हमारे जितने पद हैं एस के पदों में एक उनको लेंगे, समझ गए। तो सबको बाकी को बाहर फेंक देना है, तो बाहर आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अंदर चले गया हमारा डी एस, डी एस। वेरी गुड, उसको डायग्राम जरूर बनाएंगे बच्चों, इतना नोट करो फिर से, पुनः जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इसको फिर मिटा दूं। ठीक है, देखिए बच्चों क्या करते हैं, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैंने दोबारा लिख दिया है एस के सापेक्ष डी एस का। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी, कौन सी, समाकलन वाली, जिसमें मैंने समाकलन का पूरा ज्ञान आपको दिया है, जो कहता है कि x के सापेक्ष किसी का समाकलन, dx लिखा हो तो ये और ये कट जाता है, नहीं कट जाता, x बचेगा, है ना, काटना नहीं है, भी एक होता है इसके आगे। वैसे हमने फॉर्मूला लिखा है, आप जाके देख के आएंगे, और जो जिन्होंने नहीं देखी है उसके लिए है भाई ये वाला टर्म, कैंसिल कर दिया, 11th में करते थे ऐसा, अब नहीं करेंगे, अब फॉर्मूला लिखा दिया है तो प्यार से करेंगे। तो जो ये डी से ये कट गया, क्या बचेगा, एस, एस, एस कौन है हमारा, साइड में लिख लेंगे इसको, फॉर्मूले को यहाँ पे, कि डी एक्स के सापेक्ष ये एक्स बचता है हमारा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये एस क्या है बच्चों, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का, यहाँ पे लिख देना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सबको पता है कितना होता है, 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा है, कितना पढ़ा आपने, ये होता था हमारा बच्चों गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल, बचा कितना हमारा, एक क्यू बच रहा है ना, और एक हमारा एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, बचा नहीं बचा जी, बच गई। ठीक है, ये फाई आ गया, ये फाई आ गया, और भाई यही तो है हमारा क्या, क्या है ये हमारा गॉस की प्रमेय का कथन, यही बोलता है हमारा गॉस की प्रमेय, और यहाँ पर हमारी ये सिद्ध हो गई, हेंस प्रूव्ड, HP लिख देंगे आप सीधे, आप हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो ये है हमारी गॉस की प्रमेय, जल्दी से करेंगे आप इसको, ठीक है, और रिवाइज कर लेंगे इसको एक बार सीखने के बाद दोबारा करके देखा, क्योंकि हमारा हमको पहली बात तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम भूलते कैसे हैं, बच्चों में पहली लाइन याद नहीं आती, ऐसा होता है आजकल, लेकिन जब रट के पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा भी पहली लाइन याद दिला दे, लेकिन आपको कैसा करना है, समझ के करना है। ठीक है, ओके, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम करेंगे क्या, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, रेखीय आवेश वितरण, सतह आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसके अनुप्रयोग कह सकते हैं आप। ठीक है, एक एक करके उसकी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, इसको जल्दी से सीख लेना, समझ के कीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।